नमस्कार साथियों, नमस्कार राजस्थान। मैं गोविंद मालवीय आपका आज़ाद आरपीसी एकेडमी की ओर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारे भारत के इतिहास की सीरीज लगातार जारी है और पिछले काफ़ी वीडियो से हम चर्चा करते आ रहे हैं प्राचीन भारत की एक एक बारीकी की। और जैसा कि आप जानते भी होंगे, टाइटल दिख रहा होगा कि हम समग्र अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं भारत के इतिहास का। और हमारी चर्चा चल रही थी लास्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता और उनके स्थलों के से संबंधित। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पहले पुराने वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पर आएँ तो आपको बेहतर समझ में आ पाएगा, अन्यथा आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। खैर, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मुझे और भी ऐसे ऐसे वीडियोस लाने में बड़ी खुशी मिले। तो चलिए बात कर लेते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने मोहनजोदारो शहर की बात की थी। आज हम बात करते हैं हड़प्पा की। सबसे पहले हड़प्पा की लोकेशन देख लेते हैं। हमने इससे पूर्व वाले वीडियो के अंदर जो है वह भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक स्थल को एरिया वाइज बांट के पढ़ा था। उसके बाद वाले वीडियो में हमने मोहनजोदारो के बारे में भरपूर चर्चा की थी। कुछ चीजें अगर रह भी गई होगी तो हम बाद में एनालिसिस में डाल देंगे। देखिए, हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर था। इसकी अगर लोकेशन की बात करूं तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और ये पाकिस्तान, आप भी जानते हो, 1947 से भारत ही था, तो हम इसी कारण से भारत की सभ्यताओं में इसे पढ़ते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक नया जिला बना है शाहीवाल। किसी किसी पुस्तकों में आपको मोंटगोमरी भी मिल सकता है, लेकिन अब मोंटगोमरी नहीं, शाहीवाल जिले के अंदर मौजूद है। ठीक है। और यह स्थल जो है वह रावी नदी के तट पे था। ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको लास्ट वाली क्लास के अंदर मोहनजोदारो शहर के नगरीय व्यवस्था के बारे में बताया था। आज हम हड़प्पा की नगरीय व्यवस्था के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा जो है वह आपका कुछ इस तरह से बसा हुआ शहर था, इस तरह से। यहां पर दो टीले मिले हैं, एक पूर्वी टीला माउंट ए और एक पश्चिमी टीला माउंट बी। ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बड़े लेवल पर कि हड़प्पा, बड़े बड़े स्थलों से हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, धोलावीरा नदी के किस दिशा की ओर थे। तो मैं आपको बता दूं, यह रावी नदी के बाईं तरफ था और मोहनजोदारो जो है वह सिंधु नदी के दाईं ओर था। ठीक है। ये रावी नदी के बाईं ओर था। इस नगर की विशेषता ये है, विशेषताएं शुरू करने से पहले एक चीज और मुझे लगे हाथों याद आई इसके नामों के बारे में। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरिपुरिया कहा गया है। हरिपुरिया अर्थात असुरपुर, यानी राक्षसों का नगर। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को वैसे वैदिक आर्य राक्षस मानते थे, नीच मानते थे, म्लेच्छ मानते थे, शिष्ण देवा कहते थे, लिंग के पूजक कहते थे। ठीक है। देखिए, हड़प्पा नगर नियोजन कैसा था। बिल्कुल मोहनजोदारो और हड़प्पा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो नगर नियोजन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले हड़प्पा कैसे अस्तित्व में आया और किस किस प्रकार से आगे बढ़ा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
देखिए 1826 ईस्वी में, जैसा कि मैंने सभ्यताओं के स्टार्ट में ही बताया था कि सभ्यताओं की सबसे पहले खोज यानी हड़प्पा की सबसे पहले खोज की थी प्रोफेसर चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने यहां निकलते वक्त देखा था कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, शाहीवाली लोग हैं, हड़प्पा वैसे एक गांव का नाम है, शाहीवाल जिले के अंदर एक गांव का नाम है, ठीक है, वर्तमान में। पहले ये भारत का ही हिस्सा था, वर्तमान पाकिस्तान में है। जब चार्ल्स मेसन इधर से निकले थे तो उन्होंने देखा कि स्थानीय जो लोग हैं उनको अपने मकान या घर के जितने भी ढांचे बनाने होते हैं उसमें जो ईंटें लग रही हैं वो ईंटें कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो वहीं से खोद खोद के, जमीनों में से खोद के ईंटें निकालते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि यहाँ कोई प्राचीन पुरातात्विक सभ्यता हो सकती है। वैसे आपको बता दूं, भारत के अंदर करीब 954 के आसपास स्थल खोजे जा चुके हैं। पाकिस्तान में उससे थोड़े आधे हैं, करीब 450 के आसपास, और अफगानिस्तान में स्थलों की संख्या 2 है, ठीक है। कुल मिला के करीब 1027 एग्जैक्टली स्थल सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ हद तक उसी स्थलों के कुछ हिस्से हैं, इसलिए हम 1400 से 1500 स्थल भी अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले यहां पर इस स्थल की खोज की थी। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले अस्तित्व में आया था हड़प्पा। उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि यहां कोई सभ्यता हो सकती है, लेकिन बाद में ध्यान नहीं दिया गया। आपको पता होगा 1853 के आसपास भारत में सबसे पहले रेल लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है। ये समय जो था वह भारत में रेलवे लाइनें बिछाने का समय था। भारत की सबसे पहले रेल लाइन मुंबई से ठाणे में बनाई गई थी। तो वैसी ही एक रेलवे लाइन हमारे शहर लाहौर से, पहले वो हमारा ही था, लाहौर से कराची की ओर बिछाई जा रही थी, और उस समय रेलवे इंजीनियर थे कनिंघम। कनिंघम महोदय ने रेलवे लाइन बिछाते वक्त ये महसूस किया अपने इंजीनियरों के साथ में कि यहां पर बहुत सारी ईंटें निकल रही हैं, बहुत सारी पुरातात्विक सामग्री निकल रही है, लेकिन उनका पूरा ध्यान रेलवे लाइन बिछाने में लगा हुआ था। इस कारण से उन्होंने भी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। सबसे पहला प्रयास जो हुआ था इसकी खुदाई का, वह उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर सर जॉन मार्शल। तो मार्शल जो है वह भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष हैं, हर जगह साइट पे जा नहीं सकते, इसलिए उन्हीं के अंडर में एक टीम पुरातात्विक व्यक्ति जिनका नाम था, जिन्होंने 1921 में इस पर रिसर्च का काम किया था, प्रोफेसर राय बहादुर दयाराम, शॉर्ट में कहें तो DR साहनी ने यहां पर खुदाई का काम शुरू किया। और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी पुरातत्व विभाग के राय बहादुर दयाराम साहनी साहब को। यहाँ पर बहुत कम खुदाई में एक पूरा ढांचा निकल आया, और ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा ये शहर था। तो वहां से इस रिसर्च का सिलसिला आरंभ हुआ। तब तक तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसको काफी हद तक नुकसान भी दे दिया था, काफी हद तक मुश्किल, मतलब पुरातत्व विभाग को इतना भी कुछ हाथ नहीं लगा, तब तक काफी हद तक बात हाथ से निकल चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। उसके बाद में मैं नगर का स्ट्रक्चर आपको बताता हूं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वह सारे नगर थे लगभग, ठीक है। उन नगरों में एक और उच्च नगर निचला नगर कहलाता था, लोअर सिटी, जहां पर आम जनता रहती थी, और एक कहलाता था उच्च नगर। यह उच्च नगर ऊंचे टीले पर होता था और निचला नगर जमीन पर होता था, ताकि कभी बाढ़ भी आ जाए तो उच्च नगर के निवासियों को कोई समस्या नहीं हो। इसको उच्च नगर या गढ़ी या दुर्ग भी कह सकते हैं। और यहाँ पर शायद पुरातत्व विभाग के दृष्टिकोण से पुरोहित वर्ग रहता था, जो शासक वर्ग था
उसको पुरोहित वर्ग कह सकता है। ठीक है, जहां तक यहाँ के नगर का स्ट्रक्चर है तो मैं आपको बता दूं, इस नगर के बीचों बीच एक चौड़ी सड़क थी, करीब 10 मीटर की। ठीक है, 10 मीटर की एक चौड़ी सड़क थी बीचों बीच, और इस तरह से छोटी छोटी सड़कें थी, लगभग 7.5 मीटर के आसपास की। इस तरह से ये ढांचा बना हुआ था, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से यहाँ भी सड़कें एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। ये समझने के बाद आप किताब पढ़ोगे, बहुत आसान नजर आएगा आपको। इस तरह से हड़प्पा का स्ट्रक्चर था। ठीक है, यहां पर ये होती थी पतली पतली गलियां, और इस गलियों में यहां पर मकान बनाए जाते थे। और मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो गलियों में मकान होते थे वह चबूतरों पर होते थे, अर्थात नींव नहीं होती थी, नींव की खुदाई ये लोग नहीं करते थे, सीधा चबूतरे पर मकान बनाते थे। ठीक है, यहां पर मकान होते थे, यानी दरवाजे, खिड़की, रोशनदान मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। और मैंने आपको मोहनजोदारो में भी बताया था, ऐसा ही स्ट्रक्चर था। ठीक है, एकमात्र लोथल ऐसा है जो कि गुजरात में है, हम चर्चा करेंगे कुछ देर बाद में, नेक्स्ट वीडियो में। एकमात्र लोथल ऐसा है जिसके दरवाजे, खिड़की, रोशनदान मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी सारे जो नगर हैं उनके दरवाजे, खिड़की, रोशनदान मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे। ठीक है, घर कैसे थे थोड़ी सी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये मेन रोड जा रही है, ठीक है, इस मेन रोड में यहां पर गली है। ठीक है, मकान होते थे यहां पर, ये जैसे एक मकान है। ठीक है, इस मकान का एंट्रेंस यहां होता था, यहां पर कोई भी दरवाजा, खिड़की, रोशनदान नहीं होता था। ठीक है, इस मेन एंट्रेंस के जस्ट सामने हड़प्पा में एक दीवार मिलती है। ठीक है, दीवार, ताकि कोई भी अंदर आने वाला व्यक्ति सीधा अंदर घर में क्या गतिविधि चल रही है वो नहीं देख पाए। ठीक है, यानी उस व्यक्ति को या तो इधर से घुसना होता था या इधर से घुसना होता था। ठीक है, इसके जस्ट दीवार से सटा हुआ एक कच्चा आंगन था, आंगन जो मिट्टी से लीपा हुआ था। ठीक है, इस आंगन में यहां पर कुआं था, और कुएं से जस्ट सटा हुआ स्नानागार था, और इसके जस्ट पास में रसोई घर था। यहां पर इस जगह पर 4 या 5 कमरे थे। इस प्रकार से इनके घर बने हुए थे। यहां से जो स्नानागार का जो पानी है वह नाली के माध्यम से, देखिए नालियां जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता में सभी जगह पर, कालीबंगा को छोड़कर सभी जगह पर ईंटों की होती थी, और वो भी पक्की ईंटों की, और नालियों को ढका जाता था। ये नाली का पानी गली के अंदर जाता था, और गली के अंदर भी बड़ी नालियां होती थी। ठीक है, उसको भी ढका जाता था, इसको गटर समझ सकते हैं हम। और ये फिर मेन रोड की तरफ पानी निकलता था, उसको भी ढका जाता था, और फिर वो शहर के बाहर खुलता था। इतना शानदार स्ट्रक्चर बना हुआ था, बिल्कुल सेक्टर प्रणाली थी, जैसा मैंने आपको मोहनजोदारो में भी बताया था। 19-20 का फर्क है, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से पूरे प्लान के साथ में बसाया हुआ शहर था हड़प्पा। ठीक है, हालांकि हमें बड़े बदकिस्मत हैं हम लोग, आप लोग तो खैर नहीं होंगे क्योंकि इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। हड़प्पा को पूरी तरह से लगभग नष्ट भ्रष्ट कर दिया है वहाँ के स्थानीय लोगों ने। कुछ बड़ी इमारतें भी मिली होगी, लेकिन हमें अभी अस्तित्व में मौजूद नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में अभी मैंने क्या कहा था, वहाँ के लोकल पब्लिक जो है वह ईंटें उखाड़ उखाड़ कर अपने घरों को ले जाते थे। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी हमें हड़प्पा से नहीं मिलती। हालांकि जो हड़प्पा और मोहनजोदारो में थोड़ा सा फर्क ये है
कि मोहनजोदारो में बड़ी बड़ी इमारतें भी मिली है, जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था आपको, नेक्स्ट वाले वीडियो में, लास्ट वाले वीडियो में, कि मोहनजोदारो के अंदर वृद्ध स्नानागार मिला है, वृद्ध अन्नागार मिला है, पुरोहित आवास मिला है, इसके अलावा शॉपिंग मॉल या सभा भवन मिला है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ आइटम अभी तक नजर नहीं आई, अगर होगी भी तो स्थानीय लोगों ने खत्म कर दी थी। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ की विशेषताएं कुछ अलग मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसके चारों ओर एक वॉल थी, एक किलेबंदी थी, और मैंने आपको बताया था डबल वॉल थी, और इसके चारों ओर भी एक वॉल थी, दीवार थी, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से दोनों शहरों को अंदर बांटा गया था। ठीक है, यानी दोहरी किलेबंदी, यानी दोहरी रक्षा प्राचीर थी। हड़प्पा में जो अन्य चीजों की अगर मैं चर्चा करूं तो यहां से 837 कब्रिस्तान महत्वपूर्ण है, 6 अन्नागार महत्वपूर्ण है, प्रकृति की देवी की मोहर महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ 9 लड़ियों का हार महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपके एग्जाम में कंटेंट के रूप में काम आ सकती हैं, बाकी चीजें यहां से लगभग नहीं मिली हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कब्रिस्तानों की। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातत्व विभाग ने अलग अलग तरह के कब्रिस्तान बताए हैं। किस तरह से, थोड़ा सा जान लेते हैं उनके बारे में भी। सिंधु घाटी सभ्यता के कब्रिस्तानों की अगर मैं बात करूं तो R37 कब्रिस्तान, मैं ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता के कब्रिस्तानों की बात कर रहा हूं। X57 कब्रिस्तान, Z27 कब्रिस्तान, B21 कब्रिस्तान, इन कब्रिस्तानों के नाम पुरातत्व विभाग ने ऐसे दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि R37 कब्रिस्तान, ऐसे कब्रिस्तान कुल मिला के 37 स्थानों से मिले हैं। ठीक है, X57 कब्रिस्तान मतलब ऐसे कब्रिस्तान कुल 57 स्थानों से मिले हैं। Z27 यानी ऐसे कब्रिस्तान कुल मिला के 27 स्थानों से मिले। B21 मतलब ऐसे कब्रिस्तान 21 स्थानों से मिले हैं। ठीक है, R37 कब्रिस्तान की विशेषता यह है कि यहां पर वस्तु शवादान मिलता है। X57 कब्रिस्तान के अंदर संयुक्त समाधान मिलता है। Z27 के अंदर कलश शवादान मिलता है। ठीक है, और B21 कब्रिस्तान के अंदर पशु शवादान मिलता है। अब समझाता हूं ये क्या होता है। वस्तु शवादान यानी मनुष्य के साथ में वस्तु का दफन करना। एक आदमी मरा है, उसके साथ में रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं दफन करना, ये होता है वस्तु शवादान। जैसे हड़प्पा में इस कब्रिस्तान के अंदर एक औरत की कंकाल मिला है, जिसके सिरहाने की साइड में चकला और बेलन है। मतलब क्या है, पुनर्जन्म में विश्वास था, इहलोक में रोटियां मिलती थी, परलोक में बेले की, किसी की मेड़ नहीं थी। ठीक है, X57 कब्रिस्तान में संयुक्त समाधान, ये मनुष्य के साथ में मनुष्य को दफन करना, जिसे हम संयुक्त समाधि भी कह सकते हैं, युगल समाधि, युगल समाधान। जैसे कि ऐसे समाधान हैं वो कालीबंगा से मिलते हैं, मोहनजोदारो से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। ठीक है, Z27 कब्रिस्तान जिसमें मनुष्य को जलाने के बाद उसकी राख अस्थियां कलश में रखकर कलश को दफनाया जाता है। जैसे आदमी मरने के बाद में अपन जाते हैं 2-3 दिन बाद में शमशान घाट, और उसकी अस्थियां लेकर, जिसे फूल कहते हैं, वह लाकर पुष्कर, बेणेश्वर या फिर हरिद्वार में प्रवाहित करते हैं, अस्थि विसर्जन से संबंधित। संयुक्त समाधान में एक आदमी के साथ में 5 औरतें दफना दी गई, यानी सती प्रथा की ओर इशारा करता है। पशु समाधान, स्पेशली ऐसे समाधान बूढ़ में मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बूढ़ में मनुष्य के कंकाल के साथ में भेड़िया या कुत्ता दफन है। ठीक है, तो इस प्रकार के कब्रिस्तान जो है यहां मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा से यहां से 6 अन्नागार मिले हैं, जिसमें जले हुए
जौ एवं चावल के दाने हैं। भूसा, इसका मतलब ये अनाज पकाना भी जानते थे और साथ ही साथ अनाज कच्चा नहीं खाते थे। ये जो ओखलियां है ना, अन्नागार ओखलियां, इसके साथ में वह लकड़ी की हैं। ठीक है, यहां से एक प्रकृति की देवी की मोहर मिली है, एक सिक्का मिला है। ठीक है, जिसे प्रकृति की देवी की मोहर कहते हैं। इस सिक्के, वो भी 5 कोनों वाला सिक्का है, इस सिक्के के अंदर एक औरत बनी हुई है जो नग्न है। ठीक है, और उसकी नाभि से कोई पेड़ की टहनी निकली है, इसलिए प्रकृति की देवी की मोहर कहते हैं। ठीक है, एक यहां से एक सिंगे की आकृति मिलती है। आपने मोहेंजोदारो फिल्म में देखा होगा, एक श्रृंगा या एक श्रृंगी पशु, जिसे हिरण की संज्ञा दी थी फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर साहब ने। वो एक सिंगा जो सरमन को सपने में आता था, एक सिंग वाला हिरण, वैसी कुछ यहाँ से आकृति मिली है। 9 लड़ियों का एक सोने का हार भी मिला है। ठीक है, जिसमें 9 लड़ियां हैं। तो ये कुछ चीजें हैं वह हड़प्पा से मिली हैं, जो आपके एग्जाम में काम आ सकती हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हड़प्पा तक हम यहीं पर इस वीडियो को छोड़ देते हैं। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अन्य स्थलों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हौसला अफजाई के लिए प्लीज वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद है तो शेयर करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ बाय, थैंक यू।